मनीष भैया नमस्ते। भाभी नमस्कार। भैया नमस्ते। सुभाष जैन जी स्टार्ट करें मीटिंग। हमारा आवाज आ रहा है ना? भैया नमस्ते। मैं सबको म्यूट कर शैलेंद्र रहा भैया हूं। नमस्ते। सुभाष जी अनम्यूट कर लीजिएगा। सभी रोटेरियन साथियों को नमस्कार। आज हम लोग 6 क्लब मिल करके, जिसमें कि वाराणसी नॉर्थ, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ, वृंदा, साउथ, सनराइज, काशी और ग्रेटर, सभी लोग मिलकर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनके सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एवं सदस्यों का मैं इस मीटिंग में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं खासकर आपका रोटेरियन सतीश जैन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस आज की मीटिंग को कन्वीन करूं या होस्ट करूं। तो सतीश भाई को मेरी तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। ये जो आज हम लोगों का विषय है फिंगरप्रिंट एनालिसिस, जिसको इंग्लिश में डर्मेटोग्लाइफिक्स कहते हैं। डर्मेटोग्लाइफिक्स को दो भाग में यदि हम विभाजित करें, एक डर्मेटो और दूसरा ग्लाइफिक्स, तो डर्मेटो का अर्थ होता है स्किन से, डर्मेटो का अर्थ होता है स्किन, और ग्लाइफ का अर्थ होता है कार्व्स, जो अपने हाथों में हमारे कार्व्स होते हैं या जो हमारी लाइंस होती हैं, जो माउंट्स होते हैं, इन माउंट्स को ही अध्ययन है। ये जो सब्जेक्ट है ये इसी का अध्ययन है, और इसके आधार पर जिसको इसका ज्ञान है वो इस आधार पर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में, उनके अंदर क्या पोटेंसी है उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। ये एक्चुअली इसके इतिहास के बारे में यदि हम जाएं तो ये आज का इतिहास नहीं है, ये पूर्णतः एक वैज्ञानिक स्टडी है। और इसका सबसे पहले जी.सी. मेयर साहब ने 1788 में इसकी थ्योरी को लिखा था। तत्पश्चात ये धीरे धीरे और भी पल्लवित होता गया, और बाद में जाकर 1923 में डॉक्टर हैरोल्ड कमिंस नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने इसका खूब मतलब प्रचार और वो किया। वो इसके अध्ययन लीन थे। इन्हीं को एक्चुअली डर्मेटोग्लाइफिक्स कहते हैं। अब इसका प्रयोग तो आप समझ लीजिए कि IBMBS इंटरनेशनल बिहेवियरल एंड मेडिकल बायोमेट्रिक सोसाइटी, जो कि 60,000 थीसिस के अध्ययन के उपरांत अब जितने भी बड़े देश हैं सब इसका एजुकेशन में भी प्रयोग कर रहे हैं कि एजुकेशन में इसकी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, प्लस लर्निंग एफिशिएंसी को भी प्रभावित किया जा सकता है। मतलब पता चल सकता है कि उनमें क्या कैपेसिटी है, कैसे इसका आगे बढ़ावा किया जा सकता है, इस बारे में है। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो श्रीमान मनोज राणा दिवे साहब हैं, जो कि मुंबई से हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको कि ये फिंगरप्रिंट के अध्ययन से विगत 23 वर्षों से जुड़े हुए हैं और ये इसमें एक्सपर्ट हैं। इनका भी मीटिंग में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं इस क्रम में मीटिंग कॉल टू ऑर्डर और वेलकम एड्रेस और ओपनिंग रिमार्क के लिए रोटरी क्लब वाराणसी ग्रेटर के अध्यक्ष रोटेरियन सचिन जैन जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद भैया। आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ, धन्यवाद भैया। आज की इस सभा में मैं सभी अपने रोटेरियन मित्रों का, बंधुओं का और सीनियर्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस माध्यम से हम सबके बीच आने वाली है। मैं वाराणसी नॉर्थ के रोटेरियन सतीश जैन जी एवं सेक्रेटरी सुरेश खंडेलवाल जी, सेक्रेटरी रोटरी क्लब वाराणसी बिंदा के सपना भाभी खंडेलवाल जी, मीना सिंह भाभी सेक्रेटरी जी, रोटेरियन दीपक अस्थाना जी प्रेसिडेंट वाराणसी साउथ के, रोटेरियन प्रदीप कुमार दुबे जी प्रेसिडेंट वाराणसी साउथ के, रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज के राजेश कुमार वर्मा प्रेसिडेंट जी, रोटेरियन प्रोफेसर ए.के. घोष सेक्रेटरी जी और रोटरी क्लब काशी के श्याम जी रस्तोगी प्रेसिडेंट एवं रोटेरियन आयुष्मान सुरेखा जी सेक्रेटरी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद एवं आज इस कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता बहुत ही लाभदायक रहेगी। इसी के साथ मैं सभा को आरंभ करने की घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। रोटेरियन सचिन जैन जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब वाराणसी ग्रेटर। फ्रेंड्स, 4:30 बजे का समय एवरी संडे हम लोग मिलते हैं। ये कितना अच्छा रोटरी का प्लेटफॉर्म है। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग, डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग इस प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल मीटिंग होने के कारण आपस में मिलते हैं और तरह तरह की नए नए लोगों से नए नए तरह की हम लोगों को जानकारियां प्राप्त हो रही है। फ्रेंड्स, रोटरी क्लब वाराणसी ग्रेटर आज ज्वाइन किया है हम लोगों को इस मीटिंग में। आपका अध्यक्ष, सेक्रेटरी सुनील बंसल जी एंड एवरीवन ऑफ रोटरी ग्रेटर, वी वेलकम यू इन द मीटिंग। हमारे साथ में असिस्टेंट गवर्नर मनीष राज जी भी जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दीपक अस्थाना जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट रोटरी क्लब वाराणसी साउथ के हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोगों के साथ में इनर व्हील क्लब ऑफ वाराणसी सेंट्रल की प्रेसिडेंट, रोटेरियन इनर व्हील चेयरमैन रीना गर्ग जी जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा की चेयरमैन प्रेसिडेंट सपना खंडेलवाल जी हम लोग के साथ में हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, अपने आप में निराली। अभी तक हम लोगों ने सुना था कि शादी ब्याह होता है, जन्म पत्रियां मिलाई जाती। अब आज सुनिए कि ये अंगूठा ये कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। इस अंगूठे से हम अपने यहाँ एम्प्लॉय रख रहे हैं, उसके पहले हम एनालिसिस कर सकते हैं हमारे लिए कैसा होगा। कोई अच्छी पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसको हम उस पर डिसाइड कर सकते हैं। हम कोई मैट्रिमोनी के फील्ड में जा रहे हैं, देन वी कैन टेक एनी डिसीजन। हम की पर्सन अपने यहाँ रखने जा रहे हैं, देन वी कैन टेक द डिसीजन। आज मनोज रणदिवे जी, जो कि बॉम्बे से हैं, एक बहुत व्यस्त आदमी है, एक सक्सेसफुल शख्सियत है अपने फील्ड के। हम लोग के विशेष आग्रह पे अपनी तमाम व्यवस्थाओं और व्यक्तिगत दिक्कतों के बावजूद आज हमसे जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद मनोज रणदिवे जी। मैं एक छोटा सा परिचय मनोज जी का आप लोगों को सबको जरूर देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे आज के कन्वीनर रोटेरियन सुभाष जैन जी ने बताया कि आप डर्मेटोग्लाइफिक्स एक विधा है जिसके कि एक्सपर्ट हैं, जो कि फिंगरप्रिंट्स को एनालिसिस करते हैं। पिछले 23 साल से सक्सेसफुली इसमें आप लगे हुए हैं और बहुत सारे बड़े बड़े नामी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जहां पे कि इनकी सेवाएं एज ए प्रोफेशनल इन दिस फील्ड दी जाती। इसके अलावा मनोज रणदिवे जी एक बाय एजुकेशन एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउसेस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक बड़ा फेमस आर्टिकल लिखा है, अ डे विच विल चेंज द वे यू डू द बिजनेस। फिंगरप्रिंट एनालिसिस के अलावा ये आपके बिजनेस का प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजीज तय करना, और यदि किसी बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को
एक नया ग्रुप खड़ा करना है, एक नया बिजनेस खड़ा करना है, उसको पूरा इस्टेब्लिश करके हैंडओवर करने का आप काम करते हैं और बहुत सक्सेसफुली काम करते हैं। एक्सपोर्टर्स, आपने एक बड़ा अच्छा इनकी इवेंट इन्होंने किया था, आर्टिकल भी लिखा हुआ है, इफ यू आर एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर then this event is for you. If you are looking for an international client, then this event is for you. यदि आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, किस बिजनेस में हैं, कैसे अपने क्लाइंट्स को, बायर्स को, सेलर्स को कांटेक्ट करें, डिफरेंट काउंसलेट्स जो कि इनके साथ में एसोसिएट हैं और सब आपस में मिलके फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक, फॉर बेटरमेंट ऑफ बिजनेस आप करते हैं। इनकी प्रोफेशनल सेवाएं वहां पे भी ली जा सकती हैं। ऐसे वर्सेटाइल पर्सनालिटी के स्पीकर मनोज रणदिवे जी का स्वागत करते हुए हम लोगों को बहुत खुशी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये सेशन एक बहुत अच्छा सेशन होने जा रहा है। बहुत से लोगों ने अपने फिंगरप्रिंट्स मेरे थ्रू मनोज जी को भेजे हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, कोई उसको अदरवाइज न ले। जो क्लियर हैं फिंगरप्रिंट्स उनको मनोज जी जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। जो कि क्लियर नहीं है, जिसपे उनका रिएक्शन एक्शन नहीं आ सकता, उनके लिए अभी से आरंभ में ही माफी मांगते हैं। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच मनोज रणदिवे जी। हमारे साथ में अभी भी रोटेरियन श्याम जी रस्तोगी भी जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब काशी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्याम जी रस्तोगी, मैं आपको भी को होस्ट बना रहा हूं क्योंकि आगे का क्वेश्चन आंसर सेशन आपको डील करना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ओके सर। हैंडिंग ओवर टू मनोज रणदिवे जी फ्रॉम मुंबई। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच सतीश जी। आई थिंक इतनी सारी जानकारी अपने बारे में तो मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और इससे पहले जो ये साइंस के बारे में बताया गया, सुभाष जी आपने जो बताया वो मेरे ख्याल से बहुत ही आपने इस सब्जेक्ट की स्टडी की हुई है, आपने रूट्स मालूम कर लिए इस सब्जेक्ट के क्या है और आपने इन्फॉर्मेशन दी है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन यहाँ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरी हिंदी आप लोगों को शायद नॉर्थ की हिंदी से बहुत अलग लगेगी, लेकिन यही बम्बईया हिंदी है और इससे अच्छी हिंदी में बोल नहीं सकता हूँ। एकदम ठीक हिंदी है सर। तो अगर कुछ इसमें गलती हो जाए तो सॉरी, अगर कुछ हो सके तो आप बता दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड करेक्ट इट। मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन यहाँ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। बीच में आपको सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, या आखिर में जाके भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो वी कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फिंगरप्रिंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कुछ फिंगरप्रिंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है कि आप अपने हाथों को देख के उन फिंगरप्रिंट्स को खुद एनालाइज कर लो बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। So I will just start by sharing the screen. स्क्रीन दिख रही है मेरी जो मैंने शेयर की है अभी आप यस सर, दिख रही है, वेरी वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू रोटरी क्लब फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। एंड आज मेरे ख्याल से 6 या 7 क्लब्स अलग अलग है वाराणसी से एंड अराउंड एरियाज। आज मैंने देखा थोड़ी देर पहले कोई मुलुंड रोटरी क्लब से भी ज्वाइन कर गया है, तो बम्बई से भी कुछ दोस्त हमारे साथ हैं यहाँ पे मेरे अलावा भी। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना वक्त निकाला है और मुझे मौका दिया है यहाँ पे बोलने के लिए। सो थैंक यू। मैं सबके नाम नहीं पढ़ रहा हूँ बट यस। मनोज जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जिन मुलुंड के मेंबर का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ही आपका नाम मुझे रिकमेंड किया, बड़ी आपकी तारीफ की थी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने उनका नाम सेव कर रखा है इसलिए यहाँ पे बिल्कुल फ्लैश हो गया। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम हैप्पी दैट ही आल्सो हैज जॉइंड अस टुडे। सो थैंक यू सो मच। सब्जेक्ट आपने कुछ चीजें बड़ी अच्छी बोली इसके बारे में कि शायद फिंगरप्रिंट्स का यूज करके अब आगे शादियां होगी या ऐसे कुछ होगा। मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगा इसके अंदर शायद, या आप लोग समझ जाओगे कि ये साइंस का यूज करके आप कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हो और इसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है सब लोगों के लिए। एक छोटा सा बैकग्राउंड आप लोगों को सतीश जी ने मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया है, बट यस एक छोटी सी स्लाइड में यहाँ रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अलग अलग वैरायटी ऑफ फील्ड से एक्सपीरियंस है। इमिटेशन ज्वेलरी से शुरू किया है,
सेंट्रिक किचन है, इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्किंग है, बिजनेस कंसल्टिंग है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ट्रेड फाइनेंस है, रिक्रूटमेंट है, ग्लैमर वर्ल्ड है। सो जो बम्बई में हो सकता है मेरे ख्याल से सब कुछ इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर लिया है जो मेरे आसपास है। और इन सब चीज़ों के लिए कोई भी किसी भी वक्त मुझे कंसल्ट कर सकता है, बात कर सकता है। आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर इन फील्ड्स में से आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो या इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो लेट मी नो, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प यू। डर्माटोग्लाइफिक्स इस टॉपिक पे आते हुए, डर्मा जैसे अभी थोड़ी देर पहले सुभाष जी ने बताया था, डर्मा मतलब स्किन और ग्लाइफिक्स मतलब उसके ऊपर जो कार्विंग्स होती है उसका एनालिसिस जो है उसको डर्माटोग्लाइफिक्स ये साइंस का नाम दिया गया है। सो इट इज बेसिकली एन एनालिसिस ऑफ द स्किन इम्प्रेशंस, जो आपके स्किन के इम्प्रेशंस होते हैं उसका एनालिसिस है। फर्क इतना है कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ उंगलियों का जो ये टॉप पोर्शन होता है, इसी पोर्शन पे जो फिंगरप्रिंट्स है या इसी पोर्शन पे जो प्रिंट्स है उन प्रिंट्स का हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये जो बाकी पूरा हाथ है उसका एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं। इट इज ओनली दिस पार्ट, छोटा सा जो ऊपर का फर्स्ट पोर्शन होता है उसी का हम लोग एनालिसिस करते हैं इस साइंस के अंतर्गत। और आप लोगों को सबको पता होगा ही कि ये फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, हर इंसान के अलग होते हैं। एवरीबडी हैज डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स, इसीलिए इसको आज आधार में भी यूज किया गया है, बहुत सारे टेक्निकल एप्लीकेशंस में फिंगरप्रिंट्स को यूज किया गया है क्योंकि ये यूनिक है, हर इंडिविजुअल से एसोसिएटेड है, अलग अलग है। और उसका एनालिसिस जो है वो ये पूरा साइंस है और इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। मैं आगे चल के बताऊंगा कौन सी चीजों के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है और उसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात जो हमें पता चलती है वो है हमारा बॉर्न बिहेवियर। हर इंसान पैदाइशी एक यूनिक बिहेवियर लेके पैदा होता है और उस बिहेवियर की जानकारी बेसिकली हमें इस साइंस से पता चलती है। कैसे पता चलती है, क्या क्या है, उसके ऑप्शंस आपको मैं आगे और बताऊंगा। एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है कि क्या ये भविष्यवाणी है, क्या ये हॉरोस्कोप से रिलेटेड कोई साइंस है, तो इसका आंसर नहीं है। ये कोई भविष्यवाणी मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ, इसमें कोई फ्यूचर की बातें नहीं कर सकते हैं। ये साइंस से आपके अंदर जो है, जो आपके पास आज है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। उसका यूज करना आपके पास है। अगर आपके पास 1 किलो सोना है तो उसको यूज कैसे करना है वो आपको पता है। आपके पास 1 किलो चावल है तो उसको यूज कैसे करना है वो आपका काम है। लेकिन आपके पास क्या है, आपके अंदर भगवान ने क्या दिया है, कौन सी कैपेसिटीज आपको दी है, उसके बारे में ये साइंस आपको बता सकता है। उसको यूज करना सीखना, उसके अंदर इफिशियंसी लाना, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी लाना, ये सब एज अ पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग है। अपने पास सोना होने से यूजफुल नहीं हो जाएगा, चावल होने से वो पक नहीं जाएगा, उसको पकाना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। वैसे ही ये साइंस का है। वी कैन टेल यू व्हाट यू हैव, यूजिंग दैट इज एवरी इंडिविजुअल्स जॉब। उसको उसे यूज करना पड़ेगा। क्या क्या पता चलता है इस साइंस से, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो है वो है बेसिक फाउंडेशन बिहेवियर। यहाँ पे मैंने 4 बिहेवियर्स की बात की है, इसके कॉम्प्लेक्स और भी ऑप्शंस आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन को करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अदरवाइज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में आप सब लोग सो जाओगे, तो उसको सिंपल रख रहा हूँ, बेसिक लेवल तक रख रहा हूँ ताकि इसका यूज़ हम लोग आगे चल के कर पाए। तो इसमें 4 बेसिक पर्सनालिटीज होती है। अगर कोई HR फील्ड से एसोसिएटेड आज हमारे साथ में है या कोई साइकोलॉजी के फील्ड से हमारे साथ अभी एसोसिएटेड है, तो DISC करके एक थियरी है। उस थियरी में हमको पता चलता है कि इंसान किस क्वाड्रेंट से एसोसिएटेड है। तो डोमिनेंट क्वाड्रेंट हो सकता है, इन्फ्लुएंसर क्वाड्रेंट हो सकता है, स्टडी क्वाड्रेंट हो सकता है या कंप्लायंस क्वाड्रेंट हो सकता है। अब इसका बिहेवियर क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग, इट इज सेड दैट लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स। आपको लीडर पैदा, मतलब जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो उस व्यक्ति में बाय बर्थ होती है। यू कैन नॉट क्रिएट अ लीडर, वो बॉर्न लीडर होता है, वो अपने आप ऊपर आ जाता है। अब लीडरशिप क्वालिटीज में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले डोमिनेंस होता है कि वो लीड करना चाहता है, मेरी आवाज सुनो, जो मैं कहूंगा वही होना चाहिए, ऐसे वो डोमिनेंट दिखाना चाहता है कि मैं हूँ। कुछ लोग होते हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो उनके दिमाग में होता है, जो उनको विचार होते हैं, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करके उनसे वो काम करवा सकते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। देयर आर सम पीपल जो बिल्कुल स्टेडी होते हैं, उनको ओके लगता है कि चलो मैंने कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, एग्जाम में पास हो गया तो ठीक है, एग्जाम में फेल हो गया तो ठीक है,
मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर स्टडी, बिल्कुल हाँ इट्स ओके ओके, शांति से जिंदगी काटते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोसेस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, कोई चीज इस तरीके से करनी है, जिस तरीके से करनी है, अगर उस तरीके को नहीं फॉलो किया तो उनको बुरा लगता है, या वो गुस्सा हो जाते हैं, या फिर वो अपना गुस्सा या जो भी उनका बिहेवियर है उस वक्त वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक 4 क्वाड्रेंट्स है। ये अगर आप आसपास भी देखोगे, अपनी फैमिली में देखोगे, अपने एम्प्लॉयज को देखोगे, तो आपको ये चीजें नजर आएगी, कौन आपके फील्ड में डोमिनेंट है, कौन इन्फ्लुएंसर है, कौन स्टडी है, कौन कंप्लायंट है। और उस बिहेवियर को अगर आप ठीक से समझोगे तो भी आप उन लोगों को सही रोल दे सकते हो, सही करियर के साथ जुड़ा सकते हो। अगर आपने इसके अंदर गड़बड़ कर दिया, अगर कोई डोमिनेंट है, कोई बहुत ही ज्यादा मतलब जो चाहता है कि जो मैं कहूँ वही सही हो, और उसको आपने कोई प्रोसेस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में बिठा दिया, तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो अपना प्रोसेस लगाएगा, इंडस्ट्री का प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा। जो वो कहेगा वो प्रोसेस बनाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से काम के अंदर नुकसान हो सकता है। वैसे ही जो इन्फ्लुएंसर होता है, उसको अगर आपने डोमिनेंट जगह पे रख लिया तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा, उसका बिहेवियर उस चीज के साथ मैच नहीं करेगा। तो आप प्रोफाइल्स को आप देखोगे, लोगों को आप देखोगे, तो इसके साथ जोड़ के अगर आप पर्सनालिटीज को और रोल्स को जोड़ोगे तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यूजुअली डिस्क प्रोफाइलिंग ये ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो इसको बहुत ज्यादा यूज करता है, एम्प्लॉयज हायर करने के लिए, एम्प्लॉयज को रोल्स देने के लिए, एम्प्लॉयज को प्रमोशन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी का यूज आप स्कूलिंग के वक्त से, मतलब जब बच्चा 1 साल 2 साल का है तब से उसके अंदर अगर आपको ये क्वालिटी पता है कि मेरा बच्चा डोमिनेंट है, अब डोमिनेंट शुड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टबर्ननेस, वो जिद्दी नहीं बन जाना चाहिए। डोमिनेंट तो पैदाइशी है, लेकिन वो डोमिनेंट के साथ जिद्दी हो गया तो उसका शायद कोई निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, उसका जो जो भविष्य है उसकी वजह से वो जिद जिद की वजह से शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें अपब्रिंगिंग में कौन सी चीजों का ख्याल रखना है वो भी इसके अंदर से हम लोग कवर कर सकते हैं। दूसरी बात जो बेसिक है कि कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। अगर आप किसी डोमिनेंट व्यक्ति के सामने बैठे हो तो उससे बात कैसे करें, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करें, किन शब्दों का उपयोग करें, किन शब्दों का उपयोग ना करें। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और मुझे कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है। अब डोमिनेंस, जब बच्चा होता है, इंसान जब डोमिनेंट कैरेक्टर लेके पैदा होता है और वो छोटा होता है तो वो जिद्दी दिखता है। अब जिद्दी बच्चों के साथ आप सेंटेंस में एंड में फुल स्टॉप में बातें करो तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, मतलब उसको आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो नहीं सुनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका बच्चा जिद्दी है और आपने उसको बोल दिया जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ, अगर वो जिद्दी है तो आपको जवाब देगा मैं क्यों, वो क्यों नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा। तो वो जो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है वो इन बच्चों के साथ काम नहीं करेगा। उसको आपको पूछना पड़ेगा कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे क्या। अगर वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में खत्म होता है तो वो बच्चा आप जो बोल रहे हो वो करेगा। तो हमारा बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर हमें पता चल गया कि सामने की पर्सनैलिटी क्या है, उसके साथ हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें, किस तरीके से संवाद उसके साथ प्रस्थापित करें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये बचपन से लेके जो भी जिस भी उम्र में आपके साथ लोग हैं उनके साथ आप अगर टेक्निक ऑफ लैंग्वेज, मैं कहता हूँ उसको टेक्निक ऑफ वर्ड से ही यूज करोगे तो भी फर्क पड़ जाता है। उनको मैनेज कैसे करें, उनको समझे कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसे हो, उनको अगर कोई चीज आपको समझानी है तो कैसे समझाओगे, उनको कोई चीज सिखानी है तो कैसे सिखाओगे, उनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, ये सारी चीजें उसके बिहेवियर से पता चलती है। और वो बिहेवियर जानना इस साइंस का बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। कुछ और चीजें हैं जो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हर सेंसरी ऑर्गन का एक यूज है। विजुअल सेंसरी ऑर्गन है, मतलब हम देखते हैं। अब कुछ लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों के लिए सुनना या बोलना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों के लिए स्पर्श करना, छू के देखना बहुत जरूरी है। ये हर इंसान का बिहेवियर है। अब इस बिहेवियर को समझने से भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। अगर ये 4-5 सेंसरी ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी अगर हम लोग समझ गए, और बच्चों में खासकर, तो उनको किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा टेक्निक पढ़ाई का उनके लिए बेस्ट होगा। उनके साथ जब हम लोग उनको कहेंगे आप लिख के पढ़ो, किसी को हम कहते हैं जोर से पढ़ के आप पढ़ाई करो तो आपको याद हो जाएगा, किसी को हम कहेंगे 4 बार लिखो, तो वो किसको कौन सा टेक्निक काम करता है वो ये सेंसरी ऑर्गन्स हमें बताते हैं। और इसका भी हमें इंफॉर्मेशन आपके
फिंगरप्रिंट से पता चलता है। ये जितनी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, ये सारी जानकारी फिंगरप्रिंट से पता चलती है। एप्लीकेशंस बहुत है। अभी सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से डिवोर्स हो जाते हैं या डिवोर्स बच जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक कपल आया था जिसमें वो वाइफ का और हस्बैंड का डिस्प्यूट चल रहा था। उसमें हस्बैंड का कंप्लेंट ये था कि जब भी मैं मेरे बीवी से बात करता हूँ तो वो मेरी तरफ देखती नहीं है। इसका मतलब उसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरप्रिटेशन ये था कि वो मेरी तरफ देख नहीं रही है तो उसका मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो बीवी थी वो ऑडिटरी थी, मतलब उसको सुनना, उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स थे उसमें जो सुनने की उसकी क्षमता थी या जो वो सेंसरी ऑर्गन था सबसे ज्यादा एक्टिव था। तो वो चाहती थी कि जो भी उसका पति बोल रहा है वो ठीक से सुने, और वो सुनने के लिए उसके कानों को पूरा बिल्कुल पति पे फोकस करती थी, और पति को चाहिए होता था कि वो उसकी आंखें उस पर फोकस करे। और उस वो छोटे से कारण की वजह से उनके बीच में डिस्टेंस हो गया, झगड़ा हो गया, और वो लोग काउंसलिंग के लिए हमारे पास आए थे। जब पति को इस चीज का पता चला कि भैया इसको आवाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना सेकेंडरी है, तो उनके बीच में अपने आप तालमेल बैठना शुरू हो गया। सो एक बार हमें पता चल जाता है कि किस व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है, तो बहुत सारी चीजें लाइफ में चेंज हो जाती है, उसका आउटपुट चेंज हो जाता है। वैसे ही आप उसकी परफॉर्मेंस की कैपेसिटी है। अभी कुछ लोगों को बात करना बहुत पसंद है, अब उसको आप बोल नहीं सकते हो कि कल से बात करना बंद कर दो। कुछ लोगों को मिठाई पसंद है, उसको आप कह नहीं सकते हो कल से मिठाई खाना बंद कर दो। वो ठीक है, डायबिटीज हो गया, कम कर लेगा, लेकिन फिर भी चोरी छुपे तो खा ही लेगा। तो मिठाई पसंद है तो पसंद है, ये भी बॉडी बिहेवियर है। किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद नहीं है, किसी का कॉन्सेंट्रेशन लेवल अलग है, किसी का कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है, ज्यादा है। ये सारे बिहेवियर्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है। उसको अगर आपने समझ लिया और उस बिहेवियर के हिसाब से उस व्यक्ति के आसपास सारी जिंदगी हमने सेटल कर दी या उसको वो एनवायरनमेंट दे दिया, तो उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। अगर उसके बिहेवियर के अगेंस्ट हमने उसको एनवायरनमेंट दिया तो उसका परफॉर्मेंस वर्स्ट होगा। और हमें सिर्फ परफॉर्मेंस दिखता है, व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो हमें नहीं दिखता है। हम उसके एटीट्यूड की बात करेंगे, लेकिन जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स है, जो जिसकी वजह से वो यूज करके अपने बिहेवियर से बिल्कुल प्रोडक्टिव हो सकता है, वो सारी चीजें हमको इन फिंगरप्रिंट से पता चलती है। उसका रिलेशनशिप विद निसर्ग, नेचर के साथ उसका संबंध कैसा है, उसका कौन सा करियर, कौन सा रोल उसके लिए अच्छा है, उसके लिए पैसा कितनी अहमियत रखता है, पैसे को किस तरीके से वो डील करता है। कुछ लोग, आज आप सब लोग बिजनेस में हो, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पैसा मांगना पसंद नहीं होगा। आपसे कोई पैसा मांग लेगा तो आप दे दोगे, लेकिन आप जब उससे वापस लेना है पैसा तो कहोगे यार वो दे देगा, उसने ले लिया है। जब उसका मन करेगा, अंदर ही अंदर तो आप चाहते हो कि वो दे दे, लेकिन आप उसे खुद फोन करके मांगोगे नहीं। तो आपका जो पैसे के साथ का रिलेशनशिप है वो एक पर्टिकुलर वे में चलता है। तो वैसे ही हर व्यक्ति का रिलेशनशिप विद मनी अलग है, वो पैसे को कैसे डील करता है। किसी को 1 रुपया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग जाता है कि नहीं नहीं, वो 1 रुपया मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे मुंबई में हम ऑटो में ट्रैवल करते हैं तो ऑटो वाले कभी हमें 1 रुपया 2 रुपया बचता है तो कहते हैं नहीं है, चेंज नहीं है हमारे पास। कुछ लोग लड़ जाते हैं उनके साथ कि नहीं नहीं आपको हमें देना पड़ेगा, कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो ये जो बिहेवियर है कि 1 रुपया भी इम्पोर्टेंट है, उसको अगर आप समझ लोगे तो उस व्यक्ति के साथ उस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। अब ये 1 रुपया इंपॉर्टेंट वाली बात मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। जो सेल्स वाले होते हैं या जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, यूजुअली जब प्रोजेक्ट का काम होता है, कोई समझो आपने कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया या सिविल प्रोजेक्ट किया, तो उसमें यूजुअली 5% रिटेंशन मनी होता है। अब ये 5% जो है वो 1 रुपया है, क्योंकि वो 95 निकल चुका है, लेकिन वो छोटा सा 5% निकालने के लिए किसी व्यक्ति को आउट ऑफ द वे जाके किसी का फॉलो अप करना पड़ता है। अगर उसके लिए वो 1 रुपया इंपॉर्टेंट नहीं था तो वो 5% रिटेंशन मनी के लिए भी फॉलो अप नहीं करेगा, बिकॉज उसके लिए वो बहुत छोटा वैल्यू है, छोटा अमाउंट है। अगर आपको पता है कि आपके कंपनी का जो सेल्स का एम्प्लॉय है वो उस माइंडसेट का है, तो आप उसके पीछे अलग तरीके का मैकेनिज्म लगाओगे। उसके उसके साथ जो आपकी बातें होगी वो अलग होगी, ताकि आपको वो 5% का लॉस ना हो। अदरवाइज वो 5% आफ्टर सम डेज राइट ऑफ हो जाता है। वो कोई ना कोई तरीके से उसके ऊपर फॉलो अप बंद हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति क्या है, उसके लिए पैसे की अहमियत कैसी है, पैसे का रिलेशनशिप क्या है, लोगों के साथ वो रिलेशनशिप कैसे रख पाता है। भी लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत सारे केसेस आते हैं। मेरे पास कुछ लोग आके कहते हैं
बिल्कुल रिश्तेदार आके कहते हैं ये तो मुझे फोन ही नहीं करता है, एक एक साल हो जाता है, इसको फिक्र ही नहीं होती है। और दूसरा कोई होता है वो 10 दिन में फोन करता है, हर 10 दिन में, कैसे हो, बहुत दिन से बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको रिश्तेदारी रखना नहीं है या उनको, लेकिन उनके बिहेवियर में ये नहीं होता है कि वो फोन करके किसी को पूछे कि भाई आपके साथ 10 दिन हो गए, बात नहीं हुई, क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है इंसान के बारे में। और जिसको लोगों के साथ ये हर 10 दिन में फोन करने की आदत नहीं है, उसको आपने सेल्स में रख लिया, तो वो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेगा, वो आपके सेल्स को बढ़ावा नहीं दे पाएगा। तो ऐसे जब आपको बिहेवियर पता चलता है तो आप उसको सही जगह बिठाओगे। अगर आपने उसको गलत जगह बिठा दिया, वो सिर्फ बात कर पा रहा है लेकिन रिलेशनशिप उसका उसका काम नहीं है, उसका प्रायोरिटी नहीं है, तो वो सेल्स नहीं कर पाएगा, वो आपके लिए रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएगा। शायद वो मार्केटिंग के लिए ठीक है, सेल्स के लिए ठीक नहीं है। मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उस वक्त तक लोगों से बात कर रहे हो, फिर आप पीछे हट जा रहे हो, फिर सेल्स वाला रिलेशनशिप ले जाता है आगे। तो उसके रोल को आप ठीक से डिफाइन कर सकते हो वंस यू अंडरस्टैंड उसके लिए जरूरी क्या है। एंगर मैनेजमेंट जो इसमें एक पार्ट मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द लोगों को गुस्सा दिलाए जाते हैं। मतलब अगर आपने किसी को, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर आपने किसी को क्यों ये सवाल पूछ लिया, ऐसा क्यों किया आपने, तो व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। कुछ लोगों को कहाँ गए थे ये पूछ लिया तो गुस्सा आ जाता है। अब कौन सा शब्द किस व्यक्ति के लिए ट्रिगर है जिससे वो गुस्सा हो जाता है, अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप उस व्यक्ति के साथ गुस्सा दिलाने की बात करोगे या बगैर गुस्सा दिलाए उससे काम निकालने की बात करोगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके काम पे, ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़े तौर से हो जाता है। और ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है। इसी में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जिनका बच्चा 12th स्टैंडर्ड या फर्स्ट ईयर में होता है। तो ये लोग आके मुझे पूछते हैं कि मेरा बच्चा फॉरेन में जाके पढ़ाई कर सकता है क्या, या अकेला कहीं जाके रह के पढ़ाई कर सकता है क्या। ये बहुत बड़ा सवाल होता है पेरेंट्स के पास। अब उसका जवाब बचपन से बच्चा चीख चीख के देता है। वो कैसे देता है मैं आपको बताता हूँ। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, तो अपनी मम्मी के साथ सोता है, मम्मी के साइड में सोता है या डैडी मम्मी के बीच में सोता है। अगर सोते वक्त वो बच्चे का बॉडी बिहेवियर ये है कि वो अपने हाथ पैर से मम्मी डैडी को दूर करे और बीच में स्पेस बना के सोता हो, तो वो बच्चा आराम से अकेला जाके रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सोते वक्त अपने डैडी मम्मी को चिपक जाते हैं, उनका शरीर, डैडी हिल गए या मम्मी हिल गई तो उसके साथ वो भी हिलते हिलते एक तरफ आ जाता है। आई एम श्योर आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको शारीरिक स्पर्श बहुत जरूरी होता है सोने के लिए। अब उनको एंजाइटी बिल्ड होती है जब उनको पेरेंट्स से आप दूर भेजते हो, उनको पढ़ाई के लिए कहीं और भेजते हो, तो उसको अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि वो जा नहीं सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमारे बच्चे को हम अपब्रिंगिंग में क्या करें ताकि वो फिर आगे चल के अगर उसे दूर जाके कहीं पढ़ाई करनी है, करियर में आगे जाके बाहर जाना है, तो वो कर पाए। ये सारी चीजें हम लोग इस फिंगरप्रिंट एनालिसिस से पता कर सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो है ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है आज की डेट में। most of the organizations या most of the people are not successful because they don't take decision on time. right decision और wrong decision से प्रॉब्लम नहीं होते हैं, डिसीजन ना लेने से प्रॉब्लम होते हैं। अगर कोई चीज को डिसीजन लेने में डिले करोगे आप तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें पता चलना बहुत जरूरी है कि किस व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग आसान है, कि कौन डिले करेगा, कौन डिले नहीं करेगा। ये सारी चीजें हम लोग इस फिंगरप्रिंट एनालिसिस से पता कर सकते हैं और उसके मुताबिक उसको रोल्स दे सकते हैं, उसके मुताबिक उसे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं और उसके मुताबिक हम उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर सकते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन को तकलीफ ना हो। बच्चों में भी इसका प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग डिसीजन नहीं लेते हैं कि आंसर में लिखना क्या है। उन्हें पता सब कुछ होता है लेकिन ये लिखूं या ये लिखूं, ये सोचते रह जाते हैं और उनका आंसर इनकम्प्लीट रह जाता है और उन्हें मार्क्स कम मिलते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। सिमिलरली शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, किसका टॉलरेंट लेवल हाई है, बहुत कौन है जो लोगों से बहुत प्यार कर सकता है, कौन है जिसको देना अच्छा लगता है, कौन है जिसे लेना अच्छा लगता है। बच्चों में अगर आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं वो टिफिन बॉक्स में ले जाते हैं, खाना खुद खाते नहीं है, लोगों को खिला देते हैं। उनके पेंसिल बॉक्सेस, उनके जो भी उनके टूल्स होते हैं वो खुद यूज नहीं करते, वो दूसरों को दे देते हैं।
अब माँ बाप तो उसको प्रोवाइड करते हैं या डांटते भी है कि आपने खो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उन्हें ये बिहेवियर समझ में नहीं आता है कि वो जो बच्चा है वो गिवर है, वो रोटेरियन है बाय बर्थ, उसको अच्छा लगता है डोनेशन देना, लेकिन उसको सही तरीके से मोल्ड नहीं करोगे तो वो जिंदगी की सारी कमाई दे देगा, किसी अपने पास कुछ नहीं रखेगा। सो ही विल बिकम ब्रोक एंड ही विल गिव एवरीथिंग टू द वर्ल्ड। तो वो उस तरीके का गिवर हमें नहीं चाहिए कि अपनी जरूरतें भी फुलफिल नहीं कर रहा हो लेकिन दूसरे की कर रहा हो, तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये सारे बिहेवियर्स हमें पता चल जाते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर साइंस। ईटिंग हैबिट्स, किसी को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी को स्वीट अच्छी लगती है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, वैसे ही मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मेरे बच्चे को दिन में 10 बार खाना पसंद है, वो थोड़ा थोड़ा खाएगा लेकिन 10 बार खाएगा। अब ये उसका बिहेवियर है, आपको ये समझना जरूरी है। उसका ये बैड हैबिट नहीं है, बैड हैबिट या गुड हैबिट नहीं है, उसके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बस उतना ही छोटे वॉल्यूम्स में लेकिन मल्टीपल टाइम्स खाना जरूरी है। उसको एक साथ आपने दे दिया तो ब्लॉटिंग हो सकता है, उसका पेट खराब हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमें उसका शरीर समझना भी जरूरी है, उसके बॉडी का बिहेवियर समझना जरूरी है। कुछ बच्चे बाय बर्थ विटामिन डेफिशिएंसी के साथ पैदा होते हैं, अब वो भी ये फिंगरप्रिंट से पता चलता है। फिंगरप्रिंट से हमें बीमारियों के बारे में पता चलता है, ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता चलता है, स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में पता चलता है, मेमोरी के बारे में पता चलता है, थिंकिंग हैबिट्स के बारे में पता चलता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में पता चलता है, कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलता है। तो बहुत सारी चीजें जो एक इंसान को बनाने में जरूरी होती है, वो सारी चीजें हम लोग फिंगरप्रिंट एनालिसिस से पता कर सकते हैं और उससे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। अब फिंगरप्रिंट होता क्या है, तो जैसे इंग्लिश में ABCD ये अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स का मतलब होता है शेप्स, वो शेप को हमने एक नाम दे दिया। तो वैसे ही फिंगरप्रिंट्स, ये जो फिंगरप्रिंट्स है उसको एक तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो वो एक शेप है, उस शेप के अंदर बिहेवियर छुपा हुआ होता है, उस शेप के अंदर हमने कुछ नाम दिए हुए हैं। हमने मतलब जो साइंस को, जिसने साइंस को डेवलप किया हुआ है, उन्होंने उन शेप्स को नाम दिया हुआ है। अभी मैं आपको फिंगरप्रिंट्स को पहचान के उसके अंदर के बिहेवियर को कैसे पहचानोगे उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले बड़ा थियोरेटिकल था, आप लोग बोर हो गए होंगे, आपको कंटाला आ गया होगा, लेकिन अभी अगर हो सकता है तो आप अपने हाथों को देखना शुरू कीजिए। और मैं कुछ फिंगरप्रिंट्स आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें आपको बिहेवियर क्या छुपा हुआ है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उसको आप अपने हाथों के साथ कंपेयर करके देखिए, देखिए आपको उसमें कहीं तालमेल नजर आता है या उसमें कोई बिहेवियर नजर आ रहा है क्या। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा एक सर्कल वाला एक इमेज यहाँ रखा हुआ है। आप लोगों को माउस दिख रहा है मेरा स्क्रीन पे? एकदम क्लियर दिख रहा है मनोज जी। हाँ जी, दिख रहा है ना? क्लियर है, बहुत अच्छा। अब ये जो सर्कल सर्कल वाला है इसको हम लोग वर्ल कहते हैं। वर्ल मतलब सर्कल। आप आपने वर्ल आ गया करके हम लोग कहते हैं, तो इट इज बेसिकली समथिंग विच इज इन सर्कुलर मोशन। नाउ फर्स्ट थिंग आप लोग देखो अपने लेफ्ट हैंड का थंब, राइट हैंड का नहीं, लेफ्ट हैंड के थंब को आप देखिए। अगर आपके थंब पे ये इंप्रेशन है तो जो मैं अभी बोलूंगा वो आपके लिए पार्शियली अप्लाई होगा। अगर आपके लेफ्ट थंब पे ऐसे वर्ल्स है, ऐसे सर्कल सर्कल वाला कोई इमेज आपको दिखता है, शेप दिखता है, तो जो मैं कहूंगा वो आपके लिए है। ओके, अभी ये पूरा एनालिसिस करने के लिए मुझे सारे 10 फिंगर्स, ऑल 10 फिंगर्स आर रिक्वायर्ड, उसका कॉम्बिनेशन है। ये जो एनालिसिस है ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बताता है, ब्रेन का बिहेवियर बताता है। तो एक उंगली एक पोर्शन ऑफ द ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होती है, वो जो उंगली है वो सारे ब्रेन में कहीं ना कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ होती है। तो ऑल 10 फिंगर्स पुट टुगेदर इज वन ह्यूमन बीइंग। एक उंगली पूरा ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप उसको समझ लीजिए कि आपको एग्जैक्ट एनालिसिस करनी है तो सारी 10 उंगलियां जो है उसको यूज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक लेफ्ट थंब का इंप्रेशन के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपके लेफ्ट थंब के ऊपर सर्कल 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 वाला कोई इमेज है तो उसका जो बिहेवियर सामने वाला एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या है, मैं आपको एक दो चार शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके साथ में जो भी होगा,
उसकी तरफ देखिए, वो हाँ कह रहा है या ना कह रहा है ये देखिए, आप अपनी तरफ मत देखिए, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस कर रहा है, आपका बिहेवियर उनको एक्सपीरियंस हो रहा है। आप अपने बिहेवियर को नहीं जानते हो, आप अपने आप को नहीं पहचानते हो। वी बिलीव दैट वी आर नॉट व्हाट वी आर, हम अपने आप को अलग तरीके से देखते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। हम अपने बारे में बहुत सारी गलत फहमियों में जीते हैं, लेकिन जो हमें झेलता है, अगर आपकी स्पाउस आपके साथ है, आपका बेटा आपके साथ है, बेटी साथ में है, वाइफ साथ में, हस्बैंड साथ में, तो उनको पूछिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके साथ होता है या नहीं होता है, ये आप करते हो या नहीं करते हो। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपका बिहेवियर उनको इम्पैक्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जिसके भी हाथ पे, जिसके लेफ्ट थंब पे अगर सर्कल सर्कल है, सर्कल सर्कल है, तो आप समझ लीजिए कि जब वो आपको सवाल पूछते हैं, कोई भी सवाल कि आप कहाँ गए थे, तो आपका जवाब शॉर्ट एंड स्वीट होगा, आप उनको स्टोरी नहीं बताओगे। इसका मतलब आपको जब सवाल पूछा जाएगा तो आपका आंसर विल बी टू द पॉइंट, यू विल नॉट टॉक बियॉन्ड द पॉइंट। कहाँ गए थे? ऑफिस गया था। क्या किया? काम किया। इतना छोटा जवाब होगा आपका। तो जो व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, उसके दिमाग में ये होता है कि मैंने पूछ लिया कि आज कहाँ गए थे, तो वो पूरा स्टोरी बताएगा कि मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, ये किया, वो मिल गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होगा, तो जो सामने व्यक्ति है जिसने सवाल पूछा था, उसे लगता है कि भाई ये मुझे पूरी कहानी क्यों नहीं बता रहा है, मुझे और सवाल क्यों करने पड़ रहे हैं, ये मुझसे कोई छुपा रहा है क्या। तो उनके दिमाग में कुछ और शुरू हो जाता है, अगर ये आपकी उंगली पे है तो। दूसरी बात, इस व्यक्ति के लिए अगर आप देखोगे तो यूजुअली वो जो व्यक्ति है वो सेंटर में बैठी हुई होती है। मतलब जब आप समझो मेरी उंगली पे ये निशान है, तो मैं ये सर्कल्स के बीच में बैठा हुआ हूँ, और हर ये जो सर्कल है इज अ वॉल अराउंड मी। मतलब कुएं का जो दीवार होता है, वैसा उस कुएं के बिल्कुल अंदर बैठा हूँ, भूल भुलैया के अंदर जाके बैठा हूँ। अगर किसी को मेरे पास पहुंचना है, मतलब इफ somebody has to reach my heart, somebody has to attract me, somebody has to convince me, उस व्यक्ति को उन दीवारों के ऊपर चढ़ के उतर के, मतलब उसको he will have to climb over the walls and come down। अब किसी को भी दीवार के ऊपर छलांग लगा के आना जाना आसान नहीं होता है। तो ये व्यक्ति सामने वालों के लिए बड़ा कठिन महसूस होता है कि भैया ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी है, इससे कुछ भी काम करवाना आसान नहीं है। और इससे अगर काम करवाना हो तो इसे बिल्कुल सॉरी, थैंक यू, ये शब्द यूज करके ही इससे काम करवा सकते हो आप, अदरवाइज इससे काम नहीं करवा सकते हो। मतलब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान होता है। वैसे ही इस व्यक्ति के दोस्त बड़े कम होते हैं, 2 या 4 क्लोज फ्रेंड्स होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं होंगे इस व्यक्ति के। तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर किसी के पास ये इमेज है और वो अगर कोई सवाल मुझसे करना चाहता है, तो या तो अभी कर ले, या तो सेशन के आखिर में कर लो, या तो फिर 1-to-1 में लास्ट में अपना नंबर दूंगा, आप फोन करके 1-to-1 भी बात कर सकते हो मेरे साथ। आई विल बी वेरी हैप्पी, कोई इशू नहीं है। I'll just wait for a second in case somebody wants to ask a question. You can unmute yourself and ask me a question on this particular shape. मैंने 2-3 चीजें बताने की कोशिश की है इसमें। मनोज जी, मुझे लगता है कि कुछ जो आपको शेयर किया है फिंगर प्रिंट्स हम लोगों हाँ ने, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग उस पे है, उसको यदि उसके बारे में बताएंगे तो उसके लोगों को ऊपर पता आऊंगा मैं, आई विल कम टू दैट। मैं राइट। एक फिंगरप्रिंट के बारे में बताऊंगा, तो उसके वी विल कवर दैट। ओके। जो नेक्स्ट फिंगरप्रिंट है उसके अंदर अगर आपको मैं बताऊं, तो ये एक फिंगरप्रिंट टाइप है, उसे हिंदी में शंख कहते हैं। तो अगर आपके लेफ्ट थंब पे शंख है, तो जो मैं अभी कहूंगा वो आपके लिए एप्लीकेबल है। लेफ्ट थंब के ऊपर शंख अगर है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इस शेप को एक तरीके से देखोगे तो ये आपको आराम कुर्सी कुर्सी वाला फील देगा। बीन बैग होती है जिसपे आराम से आप नीचे बैठ जाओ फैला के एकदम अपने आप को, तो ऐसे लगता है जैसे ये बीन बैग है और इसके ऊपर आप बैठे हो। देखो ये जो मेरा कर्सर में जहाँ मूव कर रहा हूँ, ये एक बीन बैग का फील दे रहा है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। मतलब जो भी इस लेफ्ट थंब पे जिसके पास ये है, उसके लिए है कि आप बेसिकली आराम से बैठे हुए हो,
आपको आराम करना पसंद है, प्रोक्रेस्टिनेशन, पोस्टपोनमेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ यू। जो लोग बीन बैग पे बैठ के बातें करते हैं वो यूजुअली एडवाइजर्स होते हैं, वो कंसल्टिंग बहुत करते हैं कि यार तू ये कर ले, वो कर ले, ऐसे क्यों नहीं ट्राई करता है, वैसे क्यों नहीं ट्राई करता है। फ्री में काउंसलिंग करते हैं, फ्री में कंसल्टिंग करते हैं, फ्री में इमोशनल इश्यूज सॉल्व करेंगे। इमोशनल खुद भी होते हैं लेकिन दूसरों के इमोशंस को सॉल्व करने की बहुत कोशिश करते हैं वो। इनको लोग बहुत ज्यादा पसंद है, इनके आसपास बहुत भीड़ नजर आएगी आपको। ये अकेले बिल्कुल अनसिक्योर्ड फील करते हैं, इनको लोग अगर पास होंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक बेसिक बिहेवियर जिनके लेफ्ट थंब पे शंख है उसके लिए, अगर आपके बेटे के लेफ्ट थंब पे शंख है तो आप जब वो पढ़ाई करेगा तो आप उस रूम में बैठे रहिए, आप उसको अकेला पढ़ने के लिए रूम में धक्का मत मारिए कि अब तू बड़ा हो गया, अब तू अंदर जाके अकेले पढ़ना। उसे रूम का दरवाजा खुला रखने दीजिए या उसको आप अंदर से दिखने चाहिए, ऐसा कोई एनवायरनमेंट दीजिए। अलाउ हिम टू सी यू, डोंट पुश हिम इनटू लोनलीनेस। कंप्लीट लोनलीनेस इज नेवर गुड फॉर सच पीपल जिनके अंगूठे पे लेफ्ट थंब पे शंख होता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर किसी को और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी विल डू दैट। आई एम नाउ टेकिंग द फिंगरप्रिंट्स व्हिच हैव बीन सेंट टू मी। दिस इज 2601। somebody who has sent me this particular fingerprint। ये जो है ये राइट हैंड की है और ये जो है ये लेफ्ट हैंड का थंब है। अगर आप यहाँ शेप को देखोगे तो यू विल रियलाइज दिस इज द सेम शंख वाला जो शेप था वो आपको यहाँ नजर आएगा। यहाँ पे भी सेम है, ओरिएंटेशन अलग है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच में का जो मैजिक है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है जब दोनों मेरे पास आ जाते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि वो आदमी कितना जिद्दी है, वो आदमी जिद्दी है या नहीं है, उसको रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसका ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसका भी ये वाला फिंगरप्रिंट है 2601, I will try and help you understand these two questions basically, whether your ego is strong, that means your self esteem is very high, और आपका रिलेशनशिप के साथ में क्या रिश्ता है, how do you manage relationships। I will just try and tell you what I am doing also I will tell you। यहाँ पे जो number of lines है इनको मैं काउंट करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी आपको मेरा चैलेंज समझ में आ जाएगा कि जब मैंने कहा था कि बहुत सारी फिंगरप्रिंट्स मेरे पास आई है और मैं उनको एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारा बेसिक टूल जो है वो ये लाइन काउंट करने पे होता है। इफ आई एम नॉट एबल टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस एक्यूरेटली मेरा एनालिसिस गलत हो जाएगा। तो जहां जहां पे मैं लाइंस काउंट कर सकता हूँ वहां वहां पे मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा और पूरा जस्टिस करूंगा आपके साथ। तो यहाँ पे आई एम जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ राइट थंब पे जो लाइंस है उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17। ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली लेफ्ट थंब पे 17 लाइंस है। सेम अगर मैं राइट थंब पे 17 है, लेफ्ट थंब पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो लेफ्ट थंब पे करीब करीब 15 है और राइट थंब पे अप्रोक्सीमेटली 17 लाइंस दिखी थी। सो विच मीन्स अगर आपके राइट थंब पे नंबर ऑफ लाइंस इज मोर देन द लेफ्ट थंब, that means your ego is a little stronger। if some that means you will find saying no to somebody very difficult। आपके पास अगर कोई काम लेके आएगा तो आप आसानी से उसको हाँ बोल दोगे, ना बोलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सिमिलरली इफ आई हैव टू गो अ लिटिल डीपर इनटू इट, जिसके राइट थंब के ऊपर की जो नंबर ऑफ लाइंस है वो लेफ्ट से अगर कम है तो उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति एक्चुअली अपनी जिंदगी जीता नहीं है। He lives somebody else's life। जो सामने वाला, अगर वो किसी के साथ होटल में भी गया होगा तो सामने वाला जो ऑर्डर करेगा उसे कहेगा हाँ चलो चलो हम ये खा लेते हैं। जो सामने वाला डिसाइड करेगा वो डिसीजन ले लेगा। वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है बट वो अपना डिसीजन नहीं लेगा। He will go by somebody else's decision। इसका जो रिलेशनशिप रखने का टेक्निक होता है वो व्यक्ति जब सामने वाले के साथ उसको कोई काम होगा तभी 100% फोन करेगा उसे। अगर उसको काम नहीं है तो वो फोन नहीं करेगा। इसका मतलब वो रिलेशनशिप रखना चाहता नहीं है या नहीं है।
लेकिन he just calls the person when he needs the person. अभी आप उसको किस तरीके से देखना चाहते हो वो it is up to you, but this is the kind of a person who is 2601. इस व्यक्ति के लिए मैं एक सजेशन दूंगा. This guy will be doing a lot of things at the last minute. जो भी कर रहा होगा वो लास्ट मिनट करेगा, बहुत कुछ प्रेशर बिल्ड करके काम होता होगा. तो इफ ही कैन, ही और शी, हुएवर इट इज, वो अगर एक टू डू लिस्ट बनाना शुरू करे, एंड टू डू लिस्ट शुड बी मेड इन द नाइट फॉर द नेक्स्ट डे, नॉट मॉर्निंग फॉर, एक पहले नेक्स्ट दिन का काम आप लिस्ट बना लीजिए, काम कीजिए, आपका बहुत सारा काम सही होगा. लेकिन सुबह उठ के अगर आप डिसीजन लोगे कि मुझे क्या करना है, तो शायद आपका आधा दिन वेस्ट हो जाएगा. तो ट्राई एंड मेक अ टू डू लिस्ट वन डे इन एडवांस, इट विल वर्क ब्यूटीफुली फॉर यू. जिसका भी है, आई डोंट नो, नाम नहीं लिखा हुआ है, 2601, ये उनके लिए था. अगर आप मेरे साथ बाद में 1-to-1 बात करना चाहते हो तो आई बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू. ये जो दो मेरे पास आए हुए, मनोज जी, ऑन बिहाफ ऑफ 2601, हाँ जी, यू हैव गिवन अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन. जो भी है, जिसका भी है, मुझे नहीं पता, उसके लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है. आई थिंक कि पीपल विल लव इट. थैंक यू वेरी मच मनोज जी. थैंक यू वेरी मच. We have given the number to not to disclose the identity of anyone on a public platform. That is the main reason. It is not right also that, see, ये बड़ा ही पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नाम के साथ डिस्कस करेंगे तो मतलब इट विल नॉट बी राइट फॉर द पर्सन आल्सो. Right. Thank अभी you. ये जो दो मेरे पास आए हुए हैं, मैंने सबको स्लाइड्स पे नहीं लिया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस पे मैं लाइंस काउंट नहीं कर सकता हूँ. तो मैं इसको एनालाइज करने के लिए बिल्कुल नामुमकिन है मेरे लिए. सिमिलरली 097 जो है, उस पे भी अगर आप देखोगे तो आई एम नॉट एबल टू सी द लाइंस और द शेप आल्सो. तो इसको एनालाइज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. यहाँ पे जब मैं इसको देख रहा हूँ, 270 को देख रहा हूँ, 270 जिसका भी नंबर 270 है, उन्होंने बहुत मेहनत की है. मुझे कम से कम 3 या 4 अलग अलग पेजेस पे आपने करके भेजने की कोशिश की है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे वो शेप था और वो शेप कट चुका है. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा शेप है, कौन सा अल्फाबेट है. शायद ये सेम जो मैंने शंख बताया था, शायद वो है, लेकिन कभी कभी शंख के साथ में कोई और एक शेप जुड़ जाता है और उसकी वजह से वो डबल लूप कहलाता है. तो अगर वो है तो एनालिसिस पूरा गलत हो जाएगा. बट अगर आप मुझे इसके नीचे का शेप का फोटो भेज सकते हो तो मैं आपका एनालिसिस कंप्लीट कर पाऊंगा. तो आपने जो ये पोर्शन यूज किया है, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, ये पोर्शन की जरूरत नहीं है, हमें इसके नीचे के पोर्शन की जरूरत है. अगर वो मिल जाएगा तो काम हो जाएगा. हर फोटो में वो कट चुका है अनफॉर्चुनेटली. जो इतने भी इमेजेस है उसमें अगर आप देखोगे तो नीचे का जो मेन पोर्शन है वो कट चुका है. इसीलिए मैं उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ. ये पोर्शन यूजलेस है, हमें नीचे का पोर्शन चाहिए, ये वाला. तो 270 जिसका भी है, अगर वो उस तरीके से मुझे भेज पाएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट. 2605 इन्होंने जो मुझे भेजा है, उनके राइट का जो इमेज है वो काफी हद तक क्लियर है, लेकिन लेफ्ट का जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्लर है. इसमें भी मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिकॉज ये ब्लर है शायद मैं गलत हो सकता हूँ. उसमें एक एरर का आप स्कोप छोड़ दीजिए मेरे लिए. लेकिन इनका जो राइट का इमेज है, जिसका भी है 205, उसके लिए है. आप इन जब भी डील करो तो इनको फुल स्टॉप में आप बातें मत कीजिए, क्वेश्चन मार्क में बातें कीजिए. इफ यू टॉक टू हिम विद अ क्वेश्चन मार्क, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो चाहिए वो इनसे मिल जाएगा. लेकिन फुल स्टॉप में बातें करोगे तो शायद आपको एक रिजिड व्यक्ति के साथ डील करने का एक्सपीरियंस आ जाएगा. सिमिलरली ये जो व्यक्ति है थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर हो सकती है, बिकॉज अभी ये राइट फिंगर मेरे पास एकदम क्लियर नहीं है, वरना मैं आपको कारण भी बता देता उसका. तो इस व्यक्ति के साथ जो भी डील कर रहा होगा वो एक टाइम पे, मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग टू हिम इन वन गो, डोंट आस्क दिस पर्सन मोर देन 2 or 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस.
अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन इनसे लेनी है तो एक वक्त 2 या 3 सवाल कीजिए, फिर 10 मिनट का गैप दीजिए, फिर 2 या 3 सवाल, फिर 10 मिनट का गैप. That is the best. For this particular person, you will be most productive when you are sitting alone. आपका जो दिमाग है सबसे ज्यादा काम करेगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा जब आप अकेले होंगे. आप जब लोगों के साथ होंगे तो शायद आपकी प्रोडक्टिविटी डिप हो जाएगी. तो आप मे बी यू वुड बी वर्किंग मोर इन द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग. आप देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी जब लोग कम हो जाते हैं ऑफिस में उसके बाद बढ़ती होगी. तो चेक दैट आउट. आप एनवायरनमेंट उस तरीके से क्रिएट कर सकते हो ऑफिस में. लाइट डिम करने की बात नहीं है, लेकिन आपके कैबिन को ग्लास मतलब इंस्टेड ऑफ ग्लास पार्टीशन यूज अ वुडन पार्टीशन सो यू डोंट सी पीपल अराउंड यू. आपका ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है. ट्राई एंड डू दैट. अगेन जिसका भी 2605 है, अगर आप मुझे राइट साइड का इमेज अच्छे से भेज पाओगे तो H25 इफ यू सी, कोई भी इमेज मेरे पास साफ सुथरा नहीं है जिसको मैं लाइन काउंट कर पाऊंगा, तो मैं इसको नहीं एनालाइज कर सकता हूँ. ये वाली जो एक इमेज आई हुई है इसमें लेफ्ट साइड की इमेज ठीक थी, लेकिन राइट साइड की इमेज गड़बड़ है. मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ. DB2 मैंने क्या कहते हैं उसे, एक कोड वर्ड दे दिया है. जिसने भी भेजा था मुझे ये, उन्होंने नाम लिख के भेज दिया था. तो जिन्होंने मुझे ये भेजा है शायद उनको अपनी इमेज पता होगी. ये DB2 में उन्होंने अपना बड़ा सा नाम लिखा हुआ था, तो मैंने उसको कवर कर दिया है. बट ये इमेज ओके है, ये इमेज नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली. इतनी और बहुत सारी इमेजेस मेरे पास आई हुई है, लेकिन वो सेम क्लियर नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम. मैं उनको भी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ. आपको मेरी ये वाली स्क्रीन दिख रही है या वही स्क्रीन दिख रही है अभी? नहीं, DB2 दिख रहा है हम लोगों को. अच्छा, नहीं मैंने आपका व्हाट्सएप खोला हुआ है दूसरे इस पे. कुछ और मैंने अभी भेजे हैं. हाँ वही आपको. मैं आपके व्हाट्सएप को ही वो देख ले लीजिए. कुछ लोगों ने अपने नाविद नेम भेजे हैं, उसको भी आप ले सकते हैं. उन्होंने नाम के साथ भेजा है, ले लीजिए. नहीं, अगर वो फिंगरप्रिंट सही होगी तो मैं लेने की हाँ, पूरी श्योर कोशिश कर रहा हूँ. श्योर. लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स थोड़ी सी नहीं, फिंगरप्रिंट्स आर नॉट वेरी क्लियर. तो अभी भी आई हुई है, उसमें भी इशू है. मैं उसको नहीं ले पाऊंगा सर. वेरी सॉरी. आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, बट मैं अपना नाम नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. आई विल बी वेरी हैप्पी टू यू नो कनेक्ट एंड स्टे कनेक्टेड. आप मेरे को भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट. दिस इज माय क्रेडेंशियल. मेरे नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं. अदरवाइज किसी के पास मेरा नंबर है ही है. यू कैन शेयर इट विथ ऑल ऑफ देम. बोथ द नंबर्स आई एम देयर ऑन व्हाट्सएप. तो आप मेरे साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हो, उस पर भी मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Thank you very much once again for inviting me and giving me an opportunity. I tried to do best justice. Online call पे यही कर सकता हूँ. face to face रहता हूँ तो वहीं पे खड़े खड़े बहुत कुछ कर लेता हूँ. When I was there in Mulund तो 1 घंटा, तो उसके बाद मैं सिर्फ उंगलियां ही देख रहा था वहाँ पे. तो थैंक यू वेरी मच. अगर किसी को कोई सवाल है, कुछ और पूछना है, इंफॉर्मेशन जाननी है, तो आई एम देयर. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर कोई रोटेरियंस जो भी देख रहे हैं, अगर इनको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. श्री मनोज रणदीवी जी हमारे पास उपस्थित हैं हमारे साथ. क्या आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मेरे को आ रही है शाम जी. हमारा एक क्वेश्चन है. हाँ जी. ये एज के साथ लाइनिंग्स चेंज होती रहती है या स्टेशनरी रहती है? नहीं सर, एज के साथ ये लाइनिंग चेंज नहीं होती है. दे आर सेम. एक्चुअली कैसे होता है कि बिफोर बर्थ, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी या फीटस एज जो हम लोग कहते हैं, उसके बाद से फिंगरप्रिंट्स आपकी उंगलियों पे आना शुरू हो जाते हैं. एंड बाय द टाइम यू आर बोर्न दे आर मोर और लेस स्टेबल. उसके बाद वो चेंज नहीं होती है until the last day of your life. मतलब अगर उसके बाद हमारी बॉडी को सन के नीचे ऐसे ही छोड़ दिया गया, हमें पानी में या मट्टी में नहीं गाड़ा, सिर्फ सन के नीचे छोड़ दिया हमें,
तो आफ्टर डेथ ऑल्सो फिंगरप्रिंट्स का जो ये पोर्शन है, ये करीब करीब 4 या 5 महीने तक आप उससे फिंगरप्रिंट्स रिकवर कर सकते हो, इफ इट इज जस्ट बिलो द सन। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। ये नहीं होते अगर फिंगरप्रिंट्स चेंज होते हैं, मतलब आपके हाथ जल गए या उसमें कोई डैमेज हो गया और उसके बाद जो फ्रेश स्किन आ रही है, दैट आल्सो कम्स विद द सेम फिंगरप्रिंट्स, उसमें फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होते हैं। फिंगरप्रिंट एक मैं खुद एक सवाल मैं खुद करना चाहता हूँ कि हाँ जी, इस फिंगरप्रिंट्स का हमारे जो सोशल लाइफ है, हम कहाँ इसकी उपयोगिता है, किसके लिए करनी चाहिए? आपका सवाल पूरी तरह से मैं सुन मतलब नहीं हम एक आ, जैसे हम किसके बारे में जाने, हम अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले इस जो नॉलेज है इसकी उपयोग, इसका उपयोग ले। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि व्यावहारिक रूप से आदमी का स्वभाव जो होता है वो फिंगरप्रिंट पर डिपेंड होता है, तो फिंगरप्रिंट्स को हम अपनी लाइफ में इसका यूटिलाइज कैसे करें, किसके लिए करें? यार जैसे आपने कहा कि अभी अगर बच्चे हैं तो उसके मैंने लिए आप, हाँ, मैंने ये बच्चे जो हैं तो आप प्रेजेंटेशन उसके बनाया था, फिंगरप्रिंट से आप हाँ, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आज बनाया था, ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया था। 2 चीजें इसमें आपने देखी होगी। एक तो मैंने उसमें हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, तो यूजुअली मेरे कोई भी प्रेजेंटेशन में हिंदी होता नहीं है, बट आपसे जुड़ते वक्त मैंने कहा था कि हिंदी भाषिक है तो मैं हिंदी यूज करूंगा। और दूसरा मैंने ये देखा था कि रोटरियंस है, तो एक एज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको बहुत ज्यादा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जिसके घर में 1 साल का बच्चा होगा, 1 साल का बच्चा होगा, तो हम बच्चे को गोद में लेते हैं, करेक्ट? अब बच्चे को गोद में लेने से, किस तरीके से हम गोद में ले रहे हैं उससे अगर एजुकेशन डिपेंड करता है। अगर मैं आपको ये कहूंगा तो आप उसको किस तरीके से कनेक्ट करोगे। अभी एग्जाम्पल के तौर में कहता हूँ, अगर वो बच्चा देख के सीखने वाला बच्चा है, विजुअल बच्चा है, कि उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, तो अगर ये बच्चे का सर है और उसको मैं गोद में ले रहा हूँ, तो वो पीछे क्या देख रहा है? हम जैसे यूजुअली बच्चे को गोद में लेते हैं तो वो हमारे पीछे चला जाता है, उसकी आंखें हमारे पीछे है, वो क्या देख रहा है हमें पता नहीं चलता है। लेकिन उसी बच्चे को अगर मैंने ऐसे गोद में उठाया, एक बिब आता है जिसपे हम उसको बिठा सकते हैं और उसको गोद में ले सकते हैं। अब उसको मैंने घूमते घामते दिखाना शुरू कर दिया, भैया ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये पत्ता है, ये फूल है, ये हार्ट है, ये आईज है, ये नोज है। तो उसका सीखना कहाँ से शुरू हो गया? डैडी मम्मी को भी देख के ही पहचान रहा है वो। डैडी की पहचान भी उसको देख के ही हो रही है, मम्मी की पहचान भी उसको देख के ही हो रही है। तो उसको दिल भी दिखा दिया तो देखेगा, पत्ता दिखा दिया तो देखेगा। उसका एजुकेशन फ्रॉम द डे, उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन से आपने उसको गोद में ले लिया। तो उसके पूरे अपब्रिंगिंग को आप चेंज कर सकते हो, उसके पूरे जिस तरीके से वो पढ़ाई करेगा, जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, पूरा चेंज हो जाएगा। तो बहुत उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो इसका यूज इज नॉट जस्ट फॉर प्रोफेशनल लाइफ, इसका यूज इज फ्रॉम पेरेंटिंग के लिए। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि आप बच्चे को कैसे बड़ा करो। पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट करेक्टिंग, कि आपका बच्चा कहाँ गलती कर रहा है उसको सही करना पेरेंटिंग नहीं है। बच्चे को सही चीज सिखाना पेरेंटिंग है, कि जो उसके लिए काम करे। तो उसके लिए कौन सा तौर तरीका सही है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस सही है, वो उसके बिहेवियर के साथ मैच होना चाहिए। वो जो मुझे अच्छा लगता है वो बच्चे के लिए शायद गलत होगा, जो उसके लिए जरूरी है वो उसको देना चाहिए। तो वो सीखना, ये साइंस हमें बता सकता है कि उस बच्चे का अपब्रिंगिंग कैसे हो, उसको कौन सी आदतें लगाए, उसको किस तरीके से ट्रीट करें। तो उस एज से आप उसको यूज कर सकते हो। और जैसे स्टार्टिंग में सतीश जी ने बताया था कि इसका यूज आप शादी के लिए या मैच मेकिंग के लिए करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ। कोई भी इंसान किसी के लिए भी 100% बना हुआ नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारा। मतलब कोई भी पेयर 100%, वो 36 गुण 32 गुण मिलने वाले भी होंगे तो भी उनके बीच में अनबन होती है। तो इस साइंस के वजह से आप ये समझ सकते हो कि सामने वाले को जब गुस्सा आता है तो उसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, किस वजह से उसको गुस्सा आ सकता है। मेरे पास एक एक डिवोर्स की केस आई थी, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सेंसरी ऑर्गन्स में एक सेंसरी ऑर्गन है जिसको कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल।
सेंस ऑफ स्मेल। आपने देखा होगा बच्चों को या एडल्ट्स को भी किचन में क्या पक रहा है ये बाहर बैठ के पता चल जाता है, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं होती है। और उसके बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे एडल्ट्स भी कहते हैं इनको पता चल जाता है कि अंदर क्या पक रहा है। तो दे लुक एट इट वेरी वेरी अच्छी बात है, वो दे अंडरस्टैंड दैट। लेकिन यही चीज डिवोर्स का कारण हो सकती है, क्योंकि जो स्पाउस है जब बेड में, ऑल ऑफ यू आर एडल्ट्स, आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम वेरी एडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप जब बेड में एक दूसरे के साथ जाते हो, एक ने नहा लिया दूसरे ने नहीं नहाया, तो वो जिसका नाक बड़ा स्ट्रांग है, सेंस ऑफ स्मेल बड़ा स्ट्रांग है, उसके लिए तो रात खराब हो गई, वो सो नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो? अब ये कारण हो सकता है किसी के डिवोर्स के लिए। अगर किसी का कान बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखे होंगे कहते हैं कि यार इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो, थोड़ा धीरे बात करो। उनके पास अगर कोई आतिशबाजियां हो जाती है, लाउड म्यूजिक प्ले करते हो, तो उनको नहीं अच्छा लगता है। अब ऐसे ही लोग जब बेड में है और एक जन बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहा है, तो उसकी लाइफ का क्या हो गया? आदत नहीं हो जाती। आप समझ लीजिए, वो कुछ लोग हिंदू संस्कार या भारत के संस्कार ऐसे है कि उसको झेल जाते हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो झेलती नहीं है, वो आके बता देती है कि भैया मैं इसके साथ नहीं जी सकती हूँ। तो ये चीजें बाय बर्थ है, ये आपका बॉडी बिहेवियर है, आप समझ लीजिए। और ये बिहेवियर अगर आपने समझ लिया तो आप मैनेज कर सकते हो बहुत सारी चीजों को। और इसके लिए इट इज नॉट द एज, इट इज ऑब्जेक्टिव विथ एज चेंज हो जाता है। अगर आप मेरे पास आए हो और आपका 2 साल का बच्चा है, तो उसका एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। आप एक मैरिड कपल बन के मेरे पास आए हो तो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। आप बिजनेस पार्टनर्स बन के मेरे पास आए हो तो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। उसको जिस तरीके से हम एनालाइज करेंगे वो चेंज हो जाएगा। सो हर एज के लिए उसको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है इसमें। बट यूजफुल फॉर ऑल एज ग्रुप्स है। इट स्टार्ट्स विद चिल्ड्रन। मनोज जी, हम लोग तो फिंगरप्रिंट एनालिसिस के लिए बैठे थे, लेकिन लगता है कि आपने जो है एक ये बिहेवियर की थ्योरी जो हम लोग को बता दी, एक पूरा सेशन सिर्फ इसी पे हो सकता है आपका। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। ये जो 5-6 तरह के आपने फिंगरप्रिंट्स दिखाए थे जो प्रोबेबल होते हैं, उसमें से एक्सप्लेनेशन सिर्फ फर्स्ट 2 की आई थी, रेस्ट 4 को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। तो अपना अपना अंगूठा देख के कम से कम कुछ उसको मैच करने की कोशिश करते। सर देयर आर टोटल 32 टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट। तो मैं वो कवर कर नहीं पाऊंगा सर इसके लिए। अगर कोई सीखना चाहता है ये साइंस को, तो इसका 3 दिन का कोर्स होता है। मैं ऑनलाइन भी कंडक्ट करता हूँ ये बैचेस, तो जिसमें मैं सारे फिंगरप्रिंट्स बताऊंगा। और ये 10 उंगलियों का स्क्रैबल कैसे खेलना है। ईच फिंगरप्रिंट इज एन अल्फाबेट, ईच फिंगर इज एन अल्फाबेट। तो आपके पास जब 10 अल्फाबेट्स आ जाते हैं तो स्क्रैबल गेम खेलना पड़ता है सर। उससे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, उससे वर्ड्स बनाने पड़ते हैं। उसके पीछे भी एक साइंस है कि उसको कैसे एक साथ जोड़ा जाए, उसमें से आपको उस इंसान के बारे में कैसे पता चलेगा। तो एक तो ABCD सीखनी है पूरी 32 अल्फाबेट्स की, और बाद में ये स्क्रैबल गेम सीखना है। तो साइंस, ये साइंस सीखने के लिए बेसिक ये है। इसका जो आप रोटेरियंस हो, इसलिए मैं आपको एक और डायमेंशन से आपको बताता हूँ कि देर आर लॉट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। जैसे डिसलेक्सिया है, या कोई अभी ADHD का प्रमाण बहुत बढ़ चुका है मार्केट में। मेरे पास बहुत सारे ADHD वाले पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा AD हो गया है, वो ADHD डायग्नोसिस हो गया है उसका, ये है वो है। देयर आर डिसलेक्सिया है, या बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंटली एबल या लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ जो बच्चे हैं। इन बच्चों को आप एजुकेशन कैसे दोगे? या उनके लिए भी टेक्निक्स है कि आप उनको सिखा सकते हो, बट उनको उनके बारे में पता नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि ADHD प्रॉब्लम है या ADHD इज अ बून। ADHD को 90% of them are saying ADHD is a problem, and I am saying ADHD is a boom. ADHD का क्या मतलब हुआ? हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, यस। तो हाइपर एक्टिविटी बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर सम। आई एम सेइंग जो हाइपर एक्टिव है, आपके घर में फाइटर जेट पैदा हो गया है, आप उसको फाइटर जेट जैसे यूज करो, आप उसको बांध के रखोगे तो कैसे चलेगा? आप समझ रहे हो? तो हर व्यक्ति का, अगेन दैट इज अ बिहेवियर। डिसलेक्सिया इज ऑल्सो अ बिहेवियर, अ पार्ट ऑफ अ पर्सन। उसको भी आपको पढ़ाना है, उसको भी आगे ले जाना है। कोई डाउन सिंड्रोम है, उसके अंदर भी कुछ भगवान ने क्वालिटीज दी हुई है, उसको कैसे पहचानेंगे? Those children are not able to go through question answer based sessions, but fingerprint analysis उनका भी possible है। और अगर उनका फिंगरप्रिंट एनालिसिस करके हम उनको अच्छा करियर दे सकते हैं, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं,
जो उनको पसंद आएगा, जो उनको अच्छा लगेगा, तो उससे अच्छा ये सोशल वर्क क्या हो सकता है आज की डेट में। और फॉर ऑल ऑफ यू, इफ यू कम अक्रॉस एनीबडी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज से जूझ रहा है या कोई ऐसे स्पेशल चाइल्ड के कैटेगरी में आता है, उनको मेरा नंबर दीजिए, उनको मैं अपनी सर्विसेज बिल्कुल फ्री देता हूँ। आई डोंट इवन चार्ज 1 रुपी फॉर इट। So you can just tell them get in touch with Manoj and he will help them. बाकी पैसे जिसके पास है उससे मैं ले लूंगा, लेकिन इन लोगों से मैं पैसे नहीं लेता हूँ, वो पार्ट है। बट उनके लिए ये बिल्कुल मैजिक है एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर देम, आई कैन टेल यू दैट। मैंने एयरपोर्ट पे बैठ के डिवोर्स सॉल्व किया है। मतलब जो डिवोर्स के लिए एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, भोपाल एयरपोर्ट पे मैं था, कोई बॉम्बे आ रहे थे, 2 फैमिलीज बैठी हुई थी, बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ देखते हुए बैठे थे। वो अंकल मेरे साथ बात करना शुरू कर दिए, मुझे पता चला ये लोग डिवोर्स के लिए जा रहे हैं। मैंने एयरपोर्ट पे हस्बैंड और वाइफ के फिंगरप्रिंट्स देखे, उनको वहां समझाया, वो लोग बम्बई आने के बजाय वो लोग घर चले गए एंड दे डिड नॉट गेट डिवोर्स। उनके बेटे का मेरे पास लेटर है दैट यू आर माई गॉड करके। तो ऐसे बहुत सारे मेरे फेसबुक पे आप देखोगे तो आपको वहां पे दिखेंगे कि यू हैव हेल्प माय मम्मी एंड डैडी लव ईच अदर, ऐसे बच्चों ने लिखे हुए लेटर्स हैं। तो ये जो बिहेवियरल का टूल है उससे बहुत इम्पैक्टफुल है वो। और कोई ऐसे मेंबर अगर कोई भी डिफिकल्ट स्पेस से कोई जा रहा होगा तो प्लीज गाइड देम टू मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड सपोर्ट देम। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसमें कोई एक क्वेश्चन। स्पिरिचुअलिटी नहीं है। यस सपना मैडम। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या किसी का नेचर बदला किसी का भी नेचर जा सकता है? 100% नहीं बदल सकता है। आप टाइम बीइंग के लिए अपने आप को चेंज कर सकते हो। मैं जैसे एग्जांपल बाई देता हूँ आपको कि आप में से जो भी 5 स्टार होटल में एंटर करता है, जब वो 5 स्टार होटल में एंटर करता है तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। वही इंसान जब घर में अपने बेडरूम में एंटर करता है उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो एनवायरनमेंट जो है वो आपके नेचर पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर करती है। आप सिंगापुर चले जाओ, आप कचरे को अलग तरीके से ट्रीट करोगे। आप भारत में उतर जाओ, कचरे को अलग तरीके से ट्रीट करोगे। ये भी बिहेवियर ही है। तो आपके एनवायरनमेंट का आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट है, लेकिन जब तक वो एनवायरनमेंट एग्जिस्टिंग है आपका बिहेवियर एग्जिस्टिंग है। जैसे ही एनवायरनमेंट बैक टू नॉर्मल, आप भी बैक टू नॉर्मल। तो अगर इसको आप डेफिनेशन से कहते हो कि कैन बिहेवियर चेंज, तो फॉर दिस ये बिहेवियर कैन चेंज, बट ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आपका एक्चुअल बिहेवियर वो है जो आपके बेडरूम में है, जो आपके घर में है, जो आपके एनवायरनमेंट में आपका बिहेवियर है, वो बिहेवियर है। उस बिहेवियर में आप प्रोडक्टिव होते हो। आप जब थैंक यू। किसी नए ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करते हो तो पहले 10-15 दिन, महीने भर के लिए आप अपने आप से, मतलब आपका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है। जब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, सबसे पहचान हो गई, 25 कप चाय पी ली आपने, साथ जो सिगरेट पीता है उसने 50 सिगरेट पी ली, 2-4 गालियां एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई, उसके बाद जो बिहेवियर आता है वो उसका एक्चुअल बिहेवियर है। आप किसी के घर में वही हम जाते हो या कोई आपके घर मेहमान बन के घर आता है तो वो बिहेवियर नहीं है आपका। नहीं, वही वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि यदि मान लीजिए किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है और बहू लानी है, तो वो कैसे देखेगा कि यही सही होगी, परफेक्ट होगी मेरे लिए? कोई भी, मैं तो सबसे पहले इन लोगों से मतलब शादी के मामले में मेरे से पूछते तो मैं तो कहता हूँ कि यू हैव टू गेट मैरिड टू द मोस्ट इम्परफेक्ट पर्सन। परफेक्शन के पीछे जाओगे तो शादी होगी ही नहीं। मतलब मैं तो ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, शो मी अ परफेक्ट कपल। कोई कपल परफेक्ट है ही नहीं, उसमें कोई ना कोई, बिल्कुल कोई ना कोई कमी है। एक में शायद नाक छोटी होगी, एक का कान छोटा होगा, उसने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। बट एट द एंड ऑफ इट दे हैव लर्न टू सर्वाइव विथ ईच अदर। एक दूसरे को मैनेज करना सीखा है, झेलना नहीं। आप समझते हो, अगर आप जबरदस्ती किसी के साथ रहते हो तो आप झेलते हो। एंड गुड मैरिज इज मैनेजिंग ईच अदर, नॉट झेलना। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे बीवी को पता होना थैंक यू चाहिए सर। कि मैं शादी ब्याह में खड़ा हूं और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कौन सी उंगली पकड़ लेगी तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, कहाँ कंधे पे हाथ रखेगी तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, या कहाँ मुझे छोड़ना है, कहाँ मुझे पकड़ना है, वो मुझे, मेरे बीवी को आना चाहिए। मुझे गुस्सा आता है इसलिए वो मुझे छोड़ के जी चली जाएगी, ये बीवी नहीं है।
मेरे गुस्से को जो कंट्रोल कर पाएगी वो बीवी है, जो मेरे हंसी को कंट्रोल कर पाएगी, जो मुझे उस काबू में रखेगी, भैया कहाँ खड़े होके हंस रहे हो, यहाँ तो शमशान घाट में खड़े हो, या हंस क्यों रहे हो, जो वो कंट्रोल कर पाएगी वो बीवी है। आप समझ रहे हो? तो परफेक्ट कुछ भी नहीं है, जी मैं भी गलती करूंगा, वो भी गलती करेगी, लेकिन जो गलती कर रहा है उसको हाथ पकड़ के संभालने वाला बीवी है या पति है। और वो ये साइंस आपको बताएगा कि किस सिचुएशन में आपके स्पाउस को आपको क्या करना है, ताकि वो कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल के बाहर ना चले जाए, और उसको बुरा भी ना लगे। बहुत जरूरी है कि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, वरना लोगों को बुरा लगता है कि तो वहां ये खड़े। साइंस सीखने के लिए हाँ जी, सॉरी। ये साइंस सीखने के लिए एक और सेशन करना पड़ेगा। ये साइंस सीखने कह के रही लिए हूँ ये मैडम साइंस आपको, सीखने के लिए कैसे कंट्रोल करना। ये साइंस सीखने के लिए आपको मेरे साथ जी 3 दिन के लिए कॉल पे आना पड़ेगा, मेरे को 3 दिन झेलना पड़ेगा आपको, तो मैं आपको सिखा पाऊंगा। जी थैंक जो यू। 3 दिन का तो समय लगता है, अगर आपको एबीसीडी सीखने के लिए पूरा एक जूनियर केजी सीनियर केजी निकल गया, तो यहाँ अल्फाबेट सीखने के लिए 32 अल्फाबेट सीखने हैं हमको, तो 3 दिन का वक्त तो आपको देना पड़ेगा हमें। अन्य जी किसी थैंक यू मेंबर सर। को कुछ पूछना है तो बताएं। और किसी को कोई सवाल है? श्याम जी, आई थिंक कि किसी की और कोई पर्टिकुलर क्वेरी नहीं है, एवरीवन वाज ठीक है, तो फिर इंटरेस्टेड आगे प्रोसीड कि करें सर। थंब इम्प्रेशन में सब अपना थोड़ा सुनना चाहते थे, विच ड्यू टू अनक्लियर थंब इम्प्रेशन कुछ ही पॉसिबल हो पाया। हाँ, थैंक यू they वेरी can मच। send it to me again, I will be happy to connect with them and Right. explain to them. So I'll share your number and they'll connect you and they'll send you directly. Sure. क्या इसमें रेशियल टाइप की भी कोई चीज होती है? नहीं सर, इसमें मेल फीमेल रेसिज्म कुछ भी नहीं है। रेसिज्म नहीं, रेशियल, जैसे यूरोपियन, इंडियन, रसन। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मेरे पास सब जगह से क्लाइंट्स आते हैं। सी दिस इज एनालिटिकल साइंस, मतलब जैसे 2 टाइप्स ऑफ साइंस होते हैं। एक एनालिटिकल होता है, तो एनालिटिकल में इट इज डेटाबेस हिस्ट्री जिससे काम चलता है, तो वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जब हम लोग उनका कंसल्टिंग करते हैं तो हमें उनके एनवायरनमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, या उसके हिसाब से हमें उन्हें जवाब देने पड़ते हैं। दैट आई वांटेड टू नो। हाँ, सो जैसे कंसल्टिंग में फर्क पड़ जाता है, बट एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ता है, बिहेवियर में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे रेशियल अपब्रिंगिंग इन यूरोप इज एंटायरली डिफरेंट। अभी यूरोप में भी आप नेदरलैंड की बात करोगे तो वहाँ का अपब्रिंगिंग बहुत ही अलग है, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। आप वही आप स्पेन में चले जाओ तो वहाँ का क्राइम रेट बड़ा हाई है, तो पीपल का वहाँ का सोशल बिलोंगिंगनेस बहुत अलग है, नेदरलैंड का सोशल बिलोंगिंगनेस बहुत अलग है। आप यूके चले जाओ तो वहाँ का बिहेवियर बड़ा अलग है। मतलब सोशल अपब्रिंगिंग जो है, जो जैसे मैंने कहा था कि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर, तो उसको ध्यान में रखना एट द टाइम ऑफ एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर जॉइंट फैमिली है, रेस के साथ रेस के सॉरी, साथ लाइनिंग नहीं चेंज होती। नहीं वैसे नहीं चेंज होती है, लाइनिंग चेंज नहीं होती, उसका कैरेक्टर का बिहेवियर, मतलब वो जो अल्फाबेट्स के साइंस है उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से मेरा रिएक्शन चेंज होगा। See, behavior is a reaction योर to एनालिसिस environment. योर Behavior एनालिसिस विल बी डिफरेंट एट दैट टाइम। हाँ जी, आपका रिएक्शन डेफिनेटली चेंज होगा। सी आप एज के हिसाब से क्या चेंज होता है, आप देखिए एज के हिसाब से आपका रिस्पॉन्स चेंज होता है। जो बहुत ही छोटा बच्चा होता है उसको आपने धक्का लगा दिया तो वो भी आपके पीछे आके आपको धक्का दे देगा, लेकिन वही थोड़ा एडल्ट हो गया, वो देखेगा कि अरे इसने किस किस माहौल में मुझे धक्का पुश किया था, क्या वो उसकी मजबूरी थी या उसने जानबूझ के मुझे धक्का दिया था, तो उसका रिएक्शन चेंज होगा। तो इससे एज का भी पता लग सकता है, एज का भी पता लग सकता है। नहीं सर, एज सेक्स ये सब चीजें ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए, इट वाज रियली समथिंग न्यू। और दूसरा, हम लोगों को आज नई चीज़ें पता चली, इतनी आपने बताई, इवन कि बच्चों का अपब्रिंगिंग कैसे हो सकता है, कैसे सोता है, कैसे हम उससे बिहेव करते हैं। रियली इट्स जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस की बातें, लेकिन आज पर्टिकुलरली हमें लग रहा है कि हम लोगों ने नोटिस किया है। सर मैं एक चीज सिर्फ यहाँ पे आपने सोने की बात यहाँ पे फिर से दोहराई है, इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज की डेट में सेक्सुअल एब्यूज बच्चों के साथ, सेक्सुअल एब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, एंड सेक्सुअल एजुकेशन टू चिल्ड्रन हैज आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम is our child
प्रोन टू सेक्सुअल अब्यूज, मतलब जैसे हम लोग प्रोननेस टू अ डिजीज कहते हैं, प्रोननेस टू एन एनवायरनमेंट कहते हैं, वैसे ही फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज बोर्न, इफ द चाइल्ड इज कमिंग, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने आप आसपास देख लीजिए, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि कौन सेक्सुअल अब्यूज के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। तो जो बच्चे आके आपके साथ चिपक के बैठते हैं, यूजुअली उनको फिजिकल टच पसंद है। तो जब अगर बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं, कंडक्टर अंकल के साथ बैठे हैं, तो कंडक्टर अंकल से चिपक जाएंगे। उनको नहीं समझ में आता है कंडक्टर अंकल क्या कर रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हो अगर, तो जो स्कूल की जो उनकी हेल्पर होती है उसको भी चिपक जाएंगे, उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रही है। तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिकल कांटेक्ट बाय बिहेवियर पसंद है, तो देयर पेरेंट्स शुड फोकस ऑन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन की व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच, क्योंकि वो सबके साथ ऐसा ही करते हैं। तो ये आप थोड़ा सा अगर आप अवेयरनेस अपने क्लब के थ्रू दे सकते हो, तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस लाइव्स। ये हाइपर सेंसिटिव बच्चों की एनालिसिस को सब डिफरेंट होती है या सेम होती है? नहीं, सिर्फ बच्चा तो बच्चा होता है, एनालिसिस का रिजल्ट हमें बताता है कि वेदर ही इज हाइपर एक्टिव, ही इज गॉट एनी डिसऑर्डर, वो एनालिसिस का आउटपुट होता है। यू कैन डिटेक्ट इट। हाँ, वी कैन डिटेक्ट इट। आई हैव गॉट केसेस जहाँ पे उनको गलती से भी डिटेक्ट, मतलब उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। हाँ, अभी एक केस आई थी मेरे पास जहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में पेरेंट्स, मतलब बच्चा 9th स्टैंडर्ड में था, वो मेरे पास आए थे। तो अंटिल 9th द चाइल्ड वाज स्कोरिंग 42% या फेल होता था, वो कभी 50% के ऊपर गया ही नहीं था। सो पेरेंट्स एंड चाइल्ड वेर अब्यूज्ड बाय द स्कूल मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब मैंने एनालिसिस किया था उसका, तो इंस्टेड ऑफ, मतलब घर पे जब सेल्फ स्टडी करते हैं, तो मैंने उनको बताया था कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ऑन अ पेपर बुक, ही शुड स्टडी ऑन अ बोर्ड ऑन द वॉल। व्हाइट बोर्ड लो या ब्लैक बोर्ड लो और उस पर पढ़ाई करो। तो उस पे पढ़ाई करने के बाद 6 महीने में दे केम बैक टू मी विद अ रिजल्ट ऑफ 78%। मतलब सिर्फ मीडियम ऑफ स्टडी चेंज किया कि इंस्टेड ऑफ पेपर गो एंड राइट ऑन द वॉल। उससे 2-3 चीजें मैंने अचीव की थी। एक तो वॉल पे लिखना है तो बच्चा बैठ नहीं सकता है, उसको खड़े होके लिखना पड़ेगा। दूसरा, जब वो वॉल पे लिखेगा तो छोटे अक्षरों में नहीं लिखेगा, बड़े अक्षरों में लिखेगा। उसका कंसंट्रेशन, बिकॉज द हैंड हैज टू मूव, हिज कंसंट्रेशन विल ऑटोमेटिकली बी मोर ऑन द पेज, ऑन द वॉल। तो वो 3-4 चीजों को मैंने उस टेक्निक से एड्रेस किया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये था कि फ्रॉम 40% टू 78%, एंड विदाउट एनी मेजर इश्यूज। वॉल को ब्लैक कलर करके चौक देने में क्या खर्चा है, इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको वो पता चल जाता है तो सॉल्यूशन बिकम्स सिंपल एंड क्विक। यस, यू आर राइट। वेरी गुड। श्याम जी, मुझे लगता है कि हम लोग को आगे मूव करना चाहिए। हाँ, जरूर। ब्लेसिंग्स धन्यवाद के लिए हमारे जानकारी असिस्टेंट आपने दी। आगे, हाँ, सतीश जी आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। थैंक यू श्याम जी। ब्लेसिंग्स के लिए रोटेरियन संजय गुप्ता जी इस समय नहीं हैं, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। हमारे साथ में रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज के प्रेसिडेंट रोटेरियन राजेश कुमार वर्मा जी ज्वाइन कर गए हैं। वर्मा जी, आई डोंट थिंक कि आपने कितना सुना है कितना नहीं सुना है। यदि आप सुन पाए, अपने को अनम्यूट करिए पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्लोजिंग हेलो जी, हाँ, क्लोजिंग रिमार्क्स किसी और को दे दीजिए, हम अभी तुरंत अब ज्वाइन किए हैं। चलिए राजेश वर्मा जी के बिहाफ पे, मनोज जी, इट वाज ए वेरी वंडरफुल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। भले हम लोगों को अपने अपने अंगूठों के बारे में न पता चल पाया हो, इस साइंस के बारे में पूरा नहीं पता चल पाया हो, लेकिन क्या क्या चीजें हो सकती हैं और हम उसको सेट राइट कैसे कर सकते हैं, बिहेवियर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने आज अवेयरनेस हम लोगों को दी है, छोटे बच्चों से लेके और एडल्ट एज तक के लोगों को हम कैसे हैंडल करें, अपने एम्प्लॉइज को कैसे हैंडल करें, फैमिली मेंबर्स को कैसे हैंडल करें, एंड इट कैन बी साइंस, इट्स ए आई ओपनर। वी कैन अप्रोच सच टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट पीपल टू गेट दिस थिंग सेट राइट। मुझे लगता है हर फैमिली में, हर एक के साथ में कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट की ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, सबको जरूरत है। थैंक यू मनोज जी for giving us a eye-opening session, and
I thank all the members of 6 Rotary Clubs of Varanasi, namely Rotary Club Varanasi North, Vrinda, South, Sunrise, काशी एंड रोटरी क्लब वाराणसी ग्रेटर। हमारे संग में दीपक अस्थाना जी नहीं है, इसलिए उनके विहाब पे मैं ही वोट ऑफ थैंक्स की फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट कर रहा हूं। मनोज जी, आपको तो जितना धन्यवाद हम लोग दें उतना ही कम है। इसी के साथ साथ में आज के कन्वीनर रोटेरियन सुभाष चंद्र जैन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छी और सफल मीटिंग, इंफॉर्मेटिव मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए थैंक यू वेरी मच सुभाष चंद्र जैन जी। These words I request रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा, to announce the declare the adjournment of this meeting. रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी, अनम्यूट करिए। जी भैया, इससे पहले आप कुछ बोले, मैं शायद सुन नहीं पाई भैया क्या बोले। सर, आपका एजेंडा के हिसाब से यू हैव टू, आपको डिक्लेयर करना है एडजॉर्नमेंट ऑफ दिस मीटिंग। मैं सभा की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू। थैंक यू। बाय बाय। ये देखिए पीछे से एक्टिव चाइल्ड बोला बाय बाय। अरे ये गाड़ियां तो थैंक यू एवरीबॉडी। घुमाइए इधर रास्ता बट आप कहां पर रोज यहीं से जा बस खोल दिया है। चलिए